वो नहीं ना करियो 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में उसका भी खोज कौन किया है? रावण 1600 उसका केंद्र की कोशिका केंद्र का खोज कौन किया है? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए कोशिका क्या होता है? शरीर की सूक्ष्मतम कार्यात्मक और इकाई है। क्या बोलते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? मुझे लिखवाए हैं कोशिका किसे कहते हैं? देखिए कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की बोलिए कोशिका शरीर की कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सभी जीवों की कोशिका सभी जीवों की आधारभूत क्या लिखेंगे? आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसका कहलाती इकाई है कोशिका कहलाती है। समझ जाएगा ना? देखिए क्वेश्चन पहले बनेगा। क्वेश्चन एक कोशिका की खोज कौन किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए। सन पूछेंगे तो सन बताना है, ठीक है ना? बन जाएगा ना? पहला क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बनेगा? दूसरा क्वेश्चन कोशिका केंद्र की खोज कौन किए हैं? क्यों? वैज्ञानिक का नाम बताइए तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना? अब कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका क्वेश्चन नंबर 3 कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका सभी जीवों की आधारभूत मतलब बेस जिससे जीव का निर्माण होता है, सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसका कहलाती है। जैसे जीव के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होगा? कोशिका। सबसे पहले क्या होगा? कोशिका से क्या होगा? उत्तर। क्या बनता है? कई उत्तर मिलकर क्या का निर्माण करते हैं? कई उत्तर मिलकर क्या का निर्माण करते हैं? अंग का। और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का। फिर कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण हो जाता है। अब शरीर का मतलब ये जीव बन गया। शरीर का मतलब कोई जीव बन गया, कोई सी शरीर का निर्माण हो जाएगा। जैसे चूहा का शरीर का निर्माण हो जाए तो चूहा जीव बन जाएगा, मनुष्य का निर्माण हुआ तो मनुष्य बन जाएगा, गाय का निर्माण हुआ तो गाय, भैंस, बकरी ऐसे जीवों का निर्माण हो जाता है ना। शरीर बनना मतलब जीव का निर्माण होगा, ठीक ना? तो देखिए अंग, कई अंग तंत्र मिलकर अंग तंत्र। शरीर में 2 अंग होते हैं ना, आंतरिक अंग और बाह्य अंग। अभी जानते हैं शरीर के 2 अंग बाह्य अंग। देखिए अंग, इसमें कौन से अंग होंगे? नंबर 1, नंबर 2 आंतरिक अंग, बाह्य अंग। क्या बोलेंगे? बाह्य अंग, आंतरिक अंग और बाह्य अंग। चलिए बताइए आंतरिक अंग, ध्यान से सुनिए। आंतरिक अंग ऐसे अंग जो हमें अपनी आंखों से दिखाई न दे, आंतरिक अंग कहलाते हैं। जैसे लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ठीक ना? फेफड़ा, हृदय। बन जाएगा ना? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बाह्य अंग वे होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। ऐसे अंगों को बाह्य अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख। बन जाएगा ना? बन जाएगा नहीं? बनेगा। नहीं लिख लेंगे, इसी कोई बात लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे। लिख लीजिए
आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। क्या इनको छू भी सकते हैं? इनको छू भी नहीं सकते हैं। शरीर के अंदर क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। वे अंग जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं, शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, कल साथ कहलाएंगे आंतरिक अंग। उदाहरण बन जाएगा ना, जैसे फेफड़ा, जैसे फेफड़ा, हृदय, फेफड़ा, हृदय, किडनी, लीवर, लीवर को यकृत बोलते हैं, इस साइड लीवर मिलता है यहाँ, ठीक है। फेफड़ा यहाँ सामने, फेफड़ा सामने, दो फेफड़ा, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। ऐसे हृदय, हृदय में 4 कोष्ठ होता है ना, बता देना। पसली, ये जो पसली है ना हड्डी, यहाँ 12 पसलियाँ होती हैं। 12 पसलियों के बीच में दूसरे से लेकर 6वें पसली के बीच में हृदय स्थित रहता है, जो मध्य में रहता है, ज्यादातर बाईं ओर झुकाव रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं हृदय की साइड रहता है बाईं ओर, किस साइड? बाईं ओर। बताया गया हृदय के बारे में जब पढ़ा 10वीं में बताया, ठीक ना। तो इतना समझ में आ जाएगा। अंगों के नाम लिख लेंगे। बाएं अंग वे अंग होते हैं जो शरीर के बाहर दिखाई देते हैं। ऐसे अंगों को हम छू भी सकते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, बड़ा ना, त्वचा हो गया, हाथ पैर हो गए, बन जाएंगे ना। इसको दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। अब देखिए, अब हम लोग दो कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिकाओं के बारे में। कोशिका 2 प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और जंतु कोशिका मतलब जीव जंतु, जंतु कोशिका मतलब जीव जंतु, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिका, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन आता रहता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए, या जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और इसका क्रियाविधि भी समझाइए। जो उसमें नामांकित चित्र करते हैं ना, जैसे कहते हैं कि ये है केंद्र, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है रेटिका, ये तारका, ये है क्या बोलते हैं उसको, हरित लवक रहता है ना उसके अंदर, उसके बारे में लिखना पड़ता है। जब उसके बारे में लिखेंगे उसको बोलते हैं समझाना। उसको क्या बोलते हैं? समझाना। तो हम लोग अंदर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अंदर। अभी देखिए, लिखना नहीं है, ये बंद करिए। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ध्यान से सुनिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित है। कोई पूछता है, हमेशा परीक्षा में पूछता है 5 फॉर्मूला लिखिए, कितने अंतर लिखिए? 5। देखिए हमने लिख दिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। क्रमांक जंतु कोशिका और पादप कोशिका। देखिए क्रमांक 1, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अरे क्या हो गया? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, माफ कीजिए गलती हो गया। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पेड़ पौधों की खलरी देखें, खलरी बकला, वही है पादप, वो कोशिका भित्ति, वही है कोशिका भित्ति। नहीं तो आम का बकला नहीं देखें, आम का बकला वही है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बन जाएगा, पहला अंतर बन जाएगा। जंतु कोशिका में पादप, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हम लोगों में कहाँ खलड़ा है? हम लोगों में चमड़ी है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, जो कि प्रोटीन की बनी रहती है। क्या बनी रहती है? प्रोटीन। और कोशिका, देखिए कोशिका झिल्ली, ध्यान से देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये पाया जाएगा किसमें? कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में। किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। ये किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है ना, पादप कोशिका। अब देखिए पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका में क्या पाया जा रहा है? कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका में क्या पाया जा रहा है? कोशिका भित्ति, ठीक ना। अब देखिए बनता क्या है, ये जो कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन की बनी रहती है। क्या की बनी रहती है? प्रोटीन की। साधारण भाषा में समझिए, प्रोटीन की बनी रहेगी। क्या की बनी रहेगी? प्रोटीन की। और ये जो कोशिका भित्ति जो बनी रहेगी कार्बोहाइड्रेट की। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं इसको स्टार्च या मंद स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्या बोलेंगे? स्टार्च, ठीक ना, स्टार्च या मंद शर्करा, ठीक ना। कहीं ना जाना जाता है, लेकिन आप लोग मुख्य रूप से इसे सिंपल भाषा में समझिए कि कोशिका झिल्ली जो होती है, जो चमड़ी होती है, क्या बनी रहती है? प्रोटीन की बनी रहती है। और ये क्या बनी रहती है? कार्बोहाइड्रेट। भित्ति क्या बनी रहती है? कार्बोहाइड्रेट। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बन जाएगा, पादप बन जाएगा ना। दूसरा नंबर साधारणतः। साधारणतः मतलब आमतौर पर, साधारण मतलब आमतौर पर।
कोशिका, जंतु कोशिका, कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा कैसी होती है? पादप कोशिका से छोटी होती है। मतलब पेड़ पौधों से अपेक्षा जीव हम लोग छोटे रहते हैं, उनकी कोशिका आकार छोटा है, उनका उसका जो जंतु कोशिका वो छोटी छोटी कोशिका होंगी नहीं होंगी? होंगी ना। जैसे पीपल के सामने हम लोग छोटे नहीं हैं। अब देखिए, तो साधारण जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा कैसी होती है? छोटी है। जबकि पादप कोशिका कैसी होती है? साधारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। बन जाएगा ना, ध्यान से सुनेंगे बन जाएगा, ध्यान से सुनेंगे बन जाएगा। अब देखिए 3 नंबर, जंतु कोशिका में तार का अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका में तार का या सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या लिखा है? पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया। जंतु कोशिका में तार का या सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में तार का या सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब नहीं पाया जाता, अनुपस्थित का मतलब नहीं पाया जाता। अगर कोई पूछेगा तार का या सेंट्रोसोम पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए चौथा नंबर, जंतु कोशिका में हरित लवक। हरित लवक जानते हैं ना? हरित लवक वे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पता है ना पेड़ पौधों में हरित लवक, हरित लवक को 3-4 नाम से जानते हैं। हरित लवक बोले, चाहे क्लोरोप्लास्ट बोल दें, क्लोरोप्लास्ट या और लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या और बोलिए और किस नाम से जानते हैं? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और बताइए। क्लोरोफिल क्या बोलेंगे? या क्लोरोफिल, इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या वर्डर, या वर्डर क्या बोल देंगे? वर्डर। कुछ भी किसी नाम से आ जाए, आपको भटकना नहीं है, भूलना नहीं है। हरित लवक बोलते हैं, चाहे क्लोरोप्लास्ट बोल दे, चाहे क्लोरोफिल बोल दे, चाहे वर्डर, हरा वर्डर, हरित वर्डर क्या बोलते हैं? हरित वर्डर। तो किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। यदि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट हमारे शरीर में पाया जाता तो हम लोग को भटकने की जरूरत नहीं है। हम एक जगह रहते खड़ा और हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हम अपना भोजन क्या कर लेते? स्वयं बना लेते और अपना आराम से पेड़ पौधे जैसे खड़े होकर अपना भोजन यापन करते। किसी के यहाँ जाने आने की जरूरत नहीं है। हम लोग को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आराम से घर पे रहते हो, बढ़िया भोजन पानी करके पेट भर खाना खाते भटकते भटकते नहीं। तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक ना? अब देखिए जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित। जंतु कोशिका का आकार कैसा रहेगा? अनियमित। और इसका फिक्स रहेगा, उसका फिक्स रहेगा, निश्चित आकार रहेगा। पादप कोशिका की आकार कैसी रहेगी? निश्चित रहेगी, निश्चित आकार की रहेगी। अब देखिए 6वां, जंतु कोशिका में रसधानी। जो रसधानी का मतलब इसमें रस भरा रहता है और जल भरा रहता है, ये कोशिका जल में पाया जाता है। रसधानी नाम ही है, इसमें रस और जल और रस और जल कोशिका जल में पाया जाएगा। मतलब कुछ मिला का आपको कितना चाहिए कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटी छोटी कैसी रहेगी? छोटी छोटी रहेगी या फिर अनुपस्थित रहेगी। लेकिन पादप कोशिका में रसधानी बड़ी आकार की हो पाई जाती है। पानी इसमें देखिए पेड़ पौधों को काटने से पानी निकलता है, लेकिन हम लोग काटने में क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा? ठीक ना? तो हम ऐसा करते हैं कि 5 ही पूछेगा, 4 ही पूछेगा, बन जाना चाहिए। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, जंतु कोशिका कैसी होती है? जंतु कोशिका में उसमें क्या पाया जाएगा? उसका झिल्ली। क्या पाया जाएगा? एक अंतर और लिख दीजिएगा नीचे कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। बना सकते नहीं बना सकते? तो हम आशा करते हैं कि सब बन जाएगा 6। ठीक ना? एक और नीचे भी बना लीजिएगा और किताब में दिया हुआ है और भी पढ़ लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम लिखे वही हो। ठीक ना? और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं? बन जाता है ना। पेड़ पौधे सुने हैं, पेड़ पौधे अपने जड़ों से, पेड़ पौधे अपने जड़ों से क्या कर लेते हैं? जल और पोषक तत्व खींचकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, ठीक है, सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करके, यही है क्लोरोफिल की सहायता से। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण।
क्या कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। और कोई पूछेगा पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलता है? तो जो पेड़ पौधे जड़ से जल लेते हैं ना, H2O क्या लेते हैं? H2O, जल का सूत्र H2O होता है, तो उसी से ऑक्सीजन गैस निकलती है, उसी से ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग देते हैं ना, हम लोग देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना, इससे ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, जल से उत्पन्न होती है ऑक्सीजन गैस। कोई पूछेगा कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस कहाँ से देते हैं? जल से। कहाँ से? जो पेड़ पौधे जल से घिरे रहते हैं वहाँ से देते हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस हम लोग को देते हैं, और हम लोग क्या देते हैं पेड़ पौधों को? कार्बन डाइऑक्साइड। सुने है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है? गर्म गैस है। कैसी गैस है? गर्म गैस है, भारी गैस है, और आग को बुझाती भी है। आग को बुझाती भी है। आग को बुझाने वाले दमकल बसें होती है ना, गाड़ी होती है ना, उसमें यूज किया जाता है। ठीक ना? देखिए, ऑक्सीजन किसी को जलाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी को बुझाने के लिए। ठीक ना? समझ रहे हैं ना? ठीक।